गाइस, क्या आपने सुना? देश में गरीबी कम हो गई है। वर्ल्ड बैंक का नया डेटा आया है। क्या आपको महसूस नहीं हुआ? रुको जरा डिटेल में बात करते हैं। उधर मुंबई में ईडी के ऑफिस में आग लग गई। कैसे लगी, क्यों लगी, इससे ज्यादा चिंता ये है कि नीरव मोदी और दूसरे डिफॉल्टर्स की फाइल सेफ है या नहीं। और अभी तो अडानी को भी सम्मन देने हैं। उधर अमेरिका का कोर्ट पूछ रहा है, पर इधर उसका मुहूर्त ही नहीं निकला। सम्मन छोड़िए, देश का एक डिलीवरी ऐप इतनी तपती गर्मी में अपने वर्कर्स की नहीं सुन रहा। उनकी छोटी सी डिमांड, एक कॉटन की यूनिफॉर्म भी नहीं दे पा रहा। इकोनॉमी की दुनिया में इस हफ्ते और क्या हुआ, बात करेंगे इस एपिसोड में। पर सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक के क्लेम को। गरीब का पता नहीं, पर गरीबी नापने में सरकार और संस्थाओं का स्पेशल इंटरेस्ट रहता है। देखो, हमने इतनी गरीबी कम करी, पिछली सरकार से बेहतर परफॉर्मेंस किया। अपनी पीठ थपथपाने का ये अच्छा आधार होता है। ऑफ कोर्स, गरीबी का कम होना एक अच्छी इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर है। गरीबी कम होने का मतलब है कि ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था को चलाने में लगे हुए हैं। गरीबी कम होने का मतलब है कि सोशल और पॉलिटिकल स्पेस में लोगों की ज्यादा भागीदारी है। पर आज जब हर चीज में मिलावट है, तो आंकड़े भी सूंघ कर जांचने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। गरीबी नापने के लिए इंडिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करता है। इसको इनकम से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) इस डेटा को कलेक्ट करता है। 2005 में बनी तेंदुलकर कमेटी ने आखिरी बार ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन बनाई थी। उस वक्त के आंकड़ों के हिसाब से ये थी रूरल इलाकों में 447 रुपए पर पर्सन पर मंथ और अर्बन इलाकों में 579 रुपए पर पर्सन पर मंथ। समय पर एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि ये तो बहुत कम है। 2011-12 में अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद भी पॉवर्टी लाइन थी अर्बन एरिया में 33 रुपए पर डे और रूरल एरिया में 27 रुपए पर डे। अब भी यही हमारी ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है। इसके बाद 2011 में रंगराजन कमेटी आई, जिसने नया मेथड लगाते हुए पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ऊपर किया। अर्बन इलाकों में 47 रुपए पर डे और रूरल इलाकों में 32 रुपए पर डे। मतलब 2011-12 में जहां तेंदुलकर मेथड से गरीबी 21.9% थी, रंगराजन मेथड से गरीबी 29.5% थी। ये सब बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप देख सके कि मेथड चेंज करने से आसानी से आंकड़े चेंज हो जाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2011-12 से 2022-23 तक 10 सालों में 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2011-12 में एक्सट्रीम पॉवर्टी 16.2% थी, जो 2022-23 में बस 2.3% रह गई है। इनकी मेथोडोलॉजी पर भी सवाल करना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक गरीबी को कैसे डिफाइन करता है? उनके हिसाब से पर डे $2.15 या उससे नीचे खर्च करने वाले एक्सट्रीम पॉवर्टी की रेंज में आते हैं। $2.15 हुए करीब 180 रुपए पर डे। वर्ल्ड बैंक ने भी कंजम्पशन डेटा को यहाँ अपना आधार बनाया है। मतलब लोग जितना खर्च करते हैं, उसके बेस पर उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस मेथड की अपनी ही दिक्कत है, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड और डेली वेज कमाने वाले लोगों का खर्च ठीक नहीं पता चलता। हो सकता है कि आज आपको पैसे मिल जाएं और कल ना मिले, पर परिवार के खाने पीने का खर्च तो रोज ही उठाना पड़ता है। कंजम्पशन के डेटा में इनकम इनइक्वालिटी छुप जाती है। ऐसा लगता है कि लोग खर्च कर रहे हैं तो कुछ कमा भी रहे होंगे। वैसे तो कंजम्पशन सर्वे हर 5 साल में किया जाना चाहिए, लेकिन 2011-12 में आए कंजम्पशन सर्वे के बाद 10 साल का वेट करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट 2 सर्वे आए हैं 2022-23 और 2023-24 में। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी मेथोडोलॉजी में काफी डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप इन्हें कंपेयर कर ही नहीं सकते। सिर्फ सैंपलिंग का डिजाइन ही नहीं, डेटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी, रिकॉल पीरियड, लेवल ऑफ एग्रीगेशन में भी फर्क है। जैसे कि सर्वे के दौरान आपसे पूछा जाए कि पिछले 7 दिनों में आपने कितना दूध लिया, या पिछले 2 दिनों में आपने कितना दूध लिया, पिछले 1 साल में कितने नए कपड़े लिए, या पिछले 6 महीने में कितने नए कपड़े खरीदे। सवाल को थोड़ा सा बदलने से ही सर्वे के रिजल्ट में काफी फर्क आ सकता है। पर मेन सवाल है कि क्या गरीबी रियली कम हुई है? EPW में छपी अपनी स्टडी में हिमांशु, पीटर लैंजॉ और फिलिप शोमे ने दिखाया कि कैसे गरीबी कम होने की रफ्तार में ही कमी आ गई है। 2011-12 से अब तक गरीबी में कमी आई है, पर ये कमी 2004-05 से 2011-12 के कंपैरिजन में धीमी है। समझ रहे हैं आप? गरीबी कम करने की गति में ही सुस्ती आई है। उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से 2011-12 में 25 करोड़ गरीब थे। 2022-23 में इनकी संख्या थोड़ी कम होकर 22.5 करोड़ हो गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2011
2011-12 में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और एमपी में 65% एक्सट्रीम पुअर थे। सुधार के बावजूद भी 2022-23 में 54% एक्सट्रीम पुअर यही हैं। जैसा कि हमने बात की, सिर्फ कंजम्पशन से गरीबी का ठीक अंदाजा नहीं लगता, हमें दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए। गरीबी तो खुद ही मल्टी डायमेंशनल है। मतलब हो सकता है कि आप खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल जाने का खर्चा आपके पास नहीं हो। घर में रोटी तो है, पर बच्चे को स्कूल में भेजने का पैसा नहीं, उसकी किताब लेने का पैसा नहीं। ऐसे ही बिजली पानी की सुविधा, ट्रांसपोर्ट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी तय करते हैं कि आप कितने गरीब हैं। अगर गरीबी कम हो गई है तो क्यों 30% रूरल हाउसहोल्ड्स मनरेगा के काम पे गुजारा करते हैं, जहां वेजेस मार्केट रेट से भी कम हैं। अगर गरीबी कम हो गई होती तो क्या अब भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता? कंजम्पशन डेटा को आधार बनाने से दिक्कत ये हुई कि इनइक्वालिटी का असेसमेंट गड़बड़ हो गया। आप हैरान जरूर होंगे, पर सुनिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि देश में असमानता कम हुई है। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ कह रही है कि 2022-23 में इंडिया का जिनी इंडेक्स 25.5 है। जिनी इंडेक्स इनकम इनक्वालिटी को मेजर करने का एक टूल होता है। इसमें 0 से 100 तक की रैंकिंग दी जाती है। 0 मतलब नो इनइक्वालिटी, मतलब सब बराबर कमा रहे हैं, और 100 मतलब हाईएस्ट इनइक्वालिटी। सो हमारा स्कोर है 25.5। 2011-12 में ये 28.8 था, तो इसके हिसाब से तो इनइक्वालिटी वाकई कम हो गई है। पर 2023 में आया वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस कह रहा था कि इनकम के बेस पर इंडिया का जिनी कोएफिशिएंट 62 है। ये क्या हो रहा है? कंजम्पशन के बेस पर ज्यादा इक्वल और इनकम के बेस पर कम इक्वल। मतलब अंबानी और अडानी जैसे लोग भी खर्च कम कर रहे हैं, पर पैसे खूब बना रहे हैं। कितनी ही रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि पिछले सालों में देश में असमानता की खाई बढ़ी है। क्या हम भूल गए कि देश के टॉप 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है? क्या हम भूल गए कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब गरीब लोग शहरों से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तब भी मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ कमा रहे थे। हिंडनबर्ग के आरोप और यूएस के कोर्ट केस के बावजूद अडानी की वेल्थ में 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। पर आम जनता का हाल देखिए। आज देश की आधी आबादी के पास 3.5 लाख से भी कम की संपत्ति है। एक हॉस्पिटल का बिल आपको गरीबी रेखा से नीचे लेकर जा सकता है। इसीलिए आपको अपनी आंखों से देखने की जरूरत है। डेटा आपको कुछ भी दिखा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल इंडिया को पॉवर्टी कम करने में अच्छे नंबर दिए हैं, और सरकार ने भी अपनी पीठ थपथपा ली है। अब आपको एआई और व्हाट्सएप चलाने के साथ साथ डेटा को समझना भी सीखना पड़ेगा। इन अदर न्यूज, ईडी के मुंबई ऑफिस में आग लग गई। ये आग 10 घंटे जलती रही। बताया जा रहा है कि 4th फ्लोर में आग लगी और फर्नीचर और ऑफिस की चीजों के जलने का अनुमान है। इंटरेस्टिंग ये है कि कई सारे बड़े लोन डिफॉल्टर्स की फाइल्स भी यही थी, और आग लगते ही पहली सूचना ये आई कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ी फाइल्स को नुकसान हो सकता है। डिजिटल इंडिया के टाइम में भी हमको फाइल्स के जलने की चिंता करनी पड़ रही है। पर फिर ईडी ने बता दिया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, डिफॉल्टर्स की फाइल्स को नुकसान नहीं होगा। देख रहे हैं आप, कितना ध्यान रखना पड़ता है डिफॉल्टर्स का। ये तो अपना झोला उठाकर निकल जाते हैं, इनके कर्ज के नीचे बैंक्स दब जाते हैं, और इनकी करतूतों का हिसाब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को रखना पड़ता है। एक तरफ बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन लोन्स को राइट ऑफ किया जा रहा है। दिसंबर में आई एक आरटीआई से पता चला कि टॉप 100 लोन डिफॉल्टर्स के बैंकों पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया है। जब आरबीआई ने टॉप 100 डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की, तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स के नाम को ही रखा, प्राइवेसी के नाम पर लोगों को बचा लिया। 2664 कॉर्पोरेट्स का बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर लगभग 2 लाख करोड़ बकाया है। दफ्तर में बेशक आग लग जाए, बेशक फाइल्स जल भी जाएं, पर इन डिफॉल्टर्स ने देश के बैंक्स के साथ और जनता के साथ जो चीटिंग की है, इसे नहीं भूलना चाहिए। भूल से याद आया, आप भूल तो नहीं रहे हैं अडानी पे लगे इल्जामों को? पिछले नवंबर में ही यूएस कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी पे इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर डील्स करने के आरोप लगाए थे, पर अब तक इस मामले में अडानी को सम्मन्स नहीं पहुंचे हैं। यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट को बताया कि दे आर ट्राइंग, पर मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अभी रिसेंटली तो जेडी वांस भी भारत आए थे, उनके हाथ ही भेज देते समन्स। आखिर सोचने की बात यह है कि किसी भी फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन सख्ती से होनी चाहिए, वरना फ्रॉड करने वाले को ही इंसेंटिव मिलता है और फ्रॉड पकड़ने वाले के हाथ बंधे ही रहते हैं। शायद आप सोचते होंगे कि पहले तो बहुत फ्रॉड्स पकड़े जाते थे, अब क्या हुआ? 2G घोटाला और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम आपको जरूर याद होगा। पहले ऐसे फ्रॉड्स पर कई दिन तक मीडिया में बहस होती थी, अब चुपके से फाइल्स बंद भी हो जाती हैं। रिसेंटली दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने ईडी की CWG स्कैम की क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। मतलब ईडी और कोर्ट ने मान लिया कि स्कैम हुआ
हुआ ही नहीं था। 15 साल बाद कहा जा रहा है कि नो ऑफेंस वाज कमिटेड। अरे फिर क्यों इतने सालों से कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या करप्शन हुआ, इसका हल्ला मचाया गया। कितनी ही जगह रेड्स डाली गई। सुरेश कलमाड़ी, ललित भानोट और 9 लोगों पर करप्शन और कॉन्स्पिरेसी के इल्जाम लगे। याद कीजिए, इसके बाद ही तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भूचाल आया था और अन्ना हजारे और रामदेव जैसे लोग रामलीला मैदान में शवासन करते थे। और अब ईडी कह रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं। मतलब हमारी एजेंसीज बेकार में 15 साल से मेहनत कर रही थी। इस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो है हमारे मजदूर। गिग इकोनॉमी में लगे मजदूरों का एक और केस इस हफ्ते सामने आया। 26 अप्रैल को वाराणसी के 150 ब्लिंकिट वर्कर्स को स्ट्राइक करनी पड़ी। उनकी डिमांड्स बेहतर पे, गर्मियों के हिसाब से कॉटन के यूनिफॉर्म, वेटिंग एरिया में छाया और पीने का पानी, और ये कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपलसरी काम ना हो। जबरदस्ती उन्हें तपती गर्मी में 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर ना काटने पड़े। इतनी बेसिक डिमांड्स के लिए भी ब्लिंकिट ने इन वर्कर्स की आईडी ब्लॉक कर दी। एक तरह से इन्हें काम करने से रोक ही दिया। आप ही बताइए, जब शहरों में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है, क्या हमें किसी भी वर्कर को जबरदस्ती काम पर लगाना चाहिए? प्रॉपर रोजगार के अभाव में ही तो हजारों युवा गिग इकोनॉमी में लगे हुए हैं। अब इनकी डिमांड्स को समझते हुए इस इंडस्ट्री में इनकी राइट्स को सिक्योर करने की जरूरत है, ना कि इन्हें हरास करने की। इस साल बजट में गिग वर्कर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स और ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने का प्रोविजन बनाया गया है, पर जरूरत है कि इनके काम को समझकर इन्हें एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त किया जाए। अभी अभी मई दिवस गुजरा है। 1886 में मजदूरों की मांगे थी 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे अपनी मर्जी के। लेकिन 139 साल बाद हम अपने वर्कर्स से ये अधिकार छीन रहे हैं। आज सब वर्कर्स 12 से 14 घंटे काम करने को मजबूर हैं। विकास की सुई उल्टी दिशा पकड़ रही है। जब आज हम अपने वर्कर्स की राइट्स को सुनिश्चित करेंगे, तभी तो भविष्य का विकास देख पाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।